हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेटफ्लिक्स का एक साइंस फिक्शन फिल्म द डिस्कवरी, जो कि आफ्टर लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म में एक साइंटिस्ट ये डिस्कवर करता है कि आफ्टर लाइफ होते हैं। अब इस डिस्कवरी की वजह से लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है और क्या होता है आफ्टर लाइफ में, इसी को इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म को जिस तरह दिखाया गया है मैं आपको एग्जैक्टली वैसा ही एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको लगे कि आप फिल्म को ही देख रहे हैं। तो अभी बिना कोई देरी किए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में थॉमस सर्वर का इंटरव्यू चल रहा होता है। थॉमस सर्वर वो इंसान है जिन्होंने 6 महीने पहले इस डिस्कवरी को लोगों के सामने रखा कि आफ्टर लाइफ होते हैं। मरने के बाद हम एक्चुअली में मरते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे आयाम में चले जाते हैं। रिपोर्टर पूछती है कि आपको नहीं लगता कि आपकी ये खोज दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही खतरनाक था। इस पर थॉमस कहता है, मैं इस पर 40 साल से काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है और लोगों को सच्चाई तो मालूम होना ही चाहिए। रिपोर्टर कहती है, पर आपकी इस खोज की वजह से सिर्फ 6 महीनों में करीब 10 लाख लोगों ने सुसाइड कर लिया, जिसमें एथलीट, फिल्म स्टार्स और आपके करीब के लोग भी शामिल है। क्या आपको ये नहीं लगता कि उन सब की मौत की वजह कहीं ना कहीं आप है? इस पर थॉमस कहता है, नहीं। इसके तुरंत बाद ही एक क्रू मेंबर उनके सामने आता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर हार्बर, मेरी एक नई शुरुआत के लिए। और ये कहते ही वो खुद को गोली मार लेता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में एक इंसान बोट से कहीं जा रहा होता है। वो डेक के अंदर जाता है जहां टीवी में न्यूज आ रहा है कि आज उस डिस्कवरी की 2 ईयर एनिवर्सरी है। 1.5 साल पहले थॉमस हार्बर के इकलौते इंटरव्यू के दौरान एक शख्स ने सुसाइड कर लिया था और इसके तुरंत बाद से ही सुसाइड रेट ने आसमान छू लिया और इन 2 सालों में करीब 40 लाख लोगों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ और सिर्फ वहां पहुंचने के लिए। वो इंसान परेशान हो जाता है और जाके टीवी को बंद कर देता है। वो आके बैठ जाता है और उसी वक्त एक लड़की की आवाज आती है कि मैं इसे देख रही थी। वो उसके पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम विल है। वो लड़की अपना नाम आयला बताती है और फिर वो लोग बात करने लगते हैं। विल कहता है कि उसे लगता है कि उसने आयला को कहीं पर देखा है। आयला वहां लगे सुसाइड काउंटिंग बोर्ड को देखते हुए कहती है कि न्यूज में कह रहा था कि आज एनिवर्सरी के मौके पर बहुत सारे लोग सुसाइड कर सकते हैं। विल कहता है, हाँ मैंने भी सुना है। आयला के पूछने पर विल कहता है, हाँ मैं भी बिलीव करता हूँ डिस्कवरी पर, मगर वैसा नहीं जैसा बाकी लोग करते हैं। आयला कहती है कि पहले लोग मौत के डर के साथ जी रहे थे, पर अब लोग दर्द से बचने के लिए मौत का सहारा ले रहा है। ये एक आसान तरीका है। विल कहता है, हाँ हो सकता है कि मरने के बाद हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, पर मैं देख रहा हूँ कि लोग प्लेन से जंप कर रहा है इस उम्मीद में कि उनके पर निकल आएंगे। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि रियलिटी और फंटासी दो अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। कुछ देर बाद दोनों बोट से उतर जाता है और आयला लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर विल आयला के साथ उसके बचपन की एक मेमोरी को शेयर करता है। विल कहता है कि जब मैं 5 साल का था मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं करीब 1 मिनट के लिए मर गया था। जब मैं वापस जिंदा हुआ तब मैंने पेरेंट्स को बताया कि मैंने कुछ देखा था, कुछ फ्लैशेस, एक छोटा लड़का, शायद मैं या फिर मेरे भाई था। मुझे लगा जैसे मैं एक बीच में फंस गया हूँ जहाँ सिर्फ मैं अकेला था। खैर इसके कुछ देर बाद एक गाड़ी रुक जाता है और आयला विल को गुड बाय कहकर चली जाती है। कुछ देर में एक दूसरी गाड़ी आकर रुकता है और विल गाड़ी में बैठ जाता है। उनके बातों से हम ये जान पाते हैं कि वो विल का छोटा भाई टॉबी है। रास्ते में विल कब्रिस्तान में लोगों को देखता है और पूछने पर टॉबी बताता है कि उनके दोस्त एडी ने सुसाइड कर लिया वहां जाने के लिए। टॉबी कहता है, उस दिन फोन में मैंने कहा कि डैड ने कुछ नया बनाया है और इसके बाद ही तुमने वापस आने का फैसला लिया। विल कहता है, तुम भी डैड की तरह शक्की हो रहे हो, जिस पर टॉबी थोड़ा हंसता है। पहुंचने पर विल घर को देखता है और कहता है, ये कैसी जगह है? टॉबी कहता है, ये समर कैंप हुआ करता था। लोगों का डैड का पता जानना खतरनाक था और क्योंकि हमें काफी जगह की जरूरत थी इसलिए डैड ने इसे खरीद लिया। थोड़ा सामने जाने पर विल वहां और भी लोगों को देखता है और टोबी कहता है कि ये सभी लोग उस डिस्कवरी से अफेक्ट हुआ है। इनमें से कुछ कुछ लोगों ने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुका है और इसके बाद यहाँ आया है। हमने उन्हें घर दिया और एक वजह दी ताकि वो इस लाइफ को जी सके। इसके बाद वो दोनों अंदर के एक रूम में जाता है जहां विल डैड के दोस्त कूपर को और एक लड़की को देखता है जिसे टोबी इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम लेसी है। वहीं पर उसे उसका डैड भी लेटा हुआ दिखता है और हमें पता चलता है कि उसका डैड और कोई नहीं बल्कि थॉमस हार्बर है। वो लोग वहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसमें कूपर थॉमस को मार देता है और फिर 15 सेकंड बाद इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वापस जिंदा कर देता है। एक्सपेरिमेंट के बाद थॉमस और विल बात करता है जहाँ थॉमस पूछता है कि तुम क्यों आए हो। विल कहता है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये सब बंद कर दे, कह दीजिए कि आप गलत थे।
थॉमस कहता है मैं गलत नहीं हूँ और ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है, तुम ही तो मेरी इंस्पिरेशन हो। और ये कहने के बाद वो विल के एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा पढ़ता है जिसमें विल ने कहा था कि कॉन्शियसनेस के गुण भौतिक नियमों से बनता है जो कि इस ब्रह्मांड को चलाता है। विल कहता है डैड हम गलत थे क्योंकि बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग खुद को मार डालेंगे जब आप इस भद्दे से हवेली के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। थॉमस कहता है हमने तो लोगों के लिए एक दरवाजा खोला है, अब उन्हें पता है कि ये वहाँ है और अब हमें ये दिखाना है कि दरवाजे के उस पार क्या है। और ये कहने के बाद वो चला जाता है। विल भी वहाँ से निकलता है और जाके बीच के पास रुक जाता है। वहाँ से कुछ फ्लैशेस आते हैं जैसे मानो कोई डूब रहा है। तभी उसे बीच में आयला दिखता है जो कुछ भारी सामानों को बैग में भरकर पानी की तरफ जाने लगता है। ये देखकर विल भाग के उसके पीछे जाता है और जैसे तैसे करके उसे बचाकर किनारे पे ले आता है। आयला को बहुत गुस्सा आती है पर विल उसकी एक नहीं सुनता और उसे हवेली में ले आता है। वहां पहुंचने पर आयला को पता चलता है कि विल का डैड थॉमस हार्बर है। थॉमस आयला को अपने साथ ले जाता है उसका एक टेस्ट लेने के लिए जिससे ये तय हो सके कि वो यहाँ रहने के काबिल है या नहीं। इधर विल हवेली में इधर उधर घूमने लगता है जिसमें किसी रूम में लोग गाइडेड मेडिटेशन कर रहा है, किसी रूम को कैंटीन बनाया गया है और किसी किसी में लोग सो रहे हैं। वहीं एक दीवार पर विल बहुत सारे फोटो टंगे हुए देखता है जिनमें से एक उनका फैमिली फोटो होता है। विल देखता है कि उसकी माँ की फोटो को कवर कर दिया गया है। फिर इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ उनके पुराने बेड और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। तभी टॉबी आता है और कहता है कि आयला टेस्ट को पास कर चुकी है, वो यहाँ रह सकती है। फिर टॉबी कहता है कि आज रात को डैड ने एक छोटा सा गैदरिंग रखा है जिसमें तुम भी शामिल हो, वो आज रात को उस नई चीज को दिखाने वाला है। विल वहां जाता है जहां थॉमस पहले थोड़े समय के लिए सबको रिलैक्स होने के लिए कहता है। विल आयला से बात करने लगता है जहां आयला विल से उसकी माँ के बारे में पूछती है। विल कहता है कि वो मर गई। पूछने पर वो कहता है कि उसकी मौत डैड की वजह से हुआ। खैर कुछ देर बाद थॉमस एक लड़के को सबके सामने लाता है जिसके सर में किसी तरह का मशीन लगा होता है। थॉमस कहता है मैं आप सबको आफ्टर लाइफ देखने का मौका देता हूँ, अब हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। इसके बाद थॉमस की वर्किंग रूम में थॉमस विल और बाकी लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता है जहां थॉमस कहता है कि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाश चाहिए होगा। आयला कहती है मेरे पास एक आइडिया है और फिर इसके बाद वो और विल टॉबी के साथ वहां के मुर्दा घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में आयला के उनकी माँ के जिक्र करने पर टॉबी बताता है कि उसने सुसाइड की थी। आयला के पूछने पर टॉबी कहता है नहीं, वो वहां जाने के लिए सुसाइड नहीं की, बल्कि वो तो इस डिस्कवरी के बहुत साल पहले ही सुसाइड की थी जब हम लोग छोटे थे। खैर वो लोग मुर्दा घर पहुंच जाता है जहां टॉबी वहां के स्टाफ मेंबर को अपनी बातों में उलझा लेता है और कहता है कि उसका भाई बिली लापता हो गया है। ये सुनकर वो आदमी टॉबी को 3 डेड बॉडी दिखाने ले जाता है जिन्हें देखकर टॉबी कहता है कि इनमें से कोई भी बिली नहीं है और फिर वो लोग वहां से जाने लगता है जहां दरवाजा बंद करते वक्त टॉबी दरवाजे में कुछ फंसा देता है। वो लोग ऑफिस रूम में चले जाते हैं और इधर आयला और विल चुपके से अंदर घुसता है और वहां से पैट फिलिप्स नाम के डेड बॉडी को उठा लेता है। वापस आने के बाद डेड बॉडी को रखकर वो लोग सोने चले जाते हैं। नींद नहीं आ रहा होता तो दोनों बातें करने लगता है जहां आयला विल से उसकी माँ के बारे में बताने को कहती है कि वो किस तरह मरी थी। विल कहता है कि उनका मैरिज एनिवर्सरी था, माँ ने डैड के लिए डिनर बनाया पर डैड अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं आया। माँ नहाने चली गई और अगले दिन सुबह मैंने देखा कि वो टब के अंदर थी। आयला कहती है तो इसीलिए तुम सबको छोड़कर चले गए। विल कहता है जाना पड़ा, एक ही पल में सब चीजें अनजाना सा हो गया। अगले दिन थॉमस अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जहाँ पेट को बांधते वक्त आयला उसके हाथ में एक टैटू देखती है। थॉमस के इशारे पर लेसी मशीन को ऑन करता है और टॉबी रिकॉर्ड करने के लिए बटन को प्रेस करता है। मॉनिटर में कुछ नहीं दिखता। थॉमस के कहने पर टॉबी बार बार बटन को प्रेस करता है लेकिन वो लोग रिकॉर्ड करने में सक्सेस नहीं हो पाता। थॉमस निराश होकर चला जाता है। सभी के चले जाने के बाद विल चुपके से लैब के अंदर घुसता है और पॉकेट से एक प्लग वायर को निकालकर मॉनिटर में फिट कर देता है। फिर वो जाके बॉडी को खोलने लगता है कि तभी मॉनिटर में रिकॉर्डिंग प्ले होने लगता है। विल वो रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें फिलिप गाड़ी चलाते हुए एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ एक औरत उससे बहस करने लगता है। तभी विल को किसी के आने की आहट होता है और वो तुरंत मॉनिटर को ऑफ कर देता है।
रूम में टॉबी और थॉमस आ जाता है और थॉमस के पूछने पर विल कहता है कि हमें ये बॉडी वापस रखाना होगा, नहीं तो इसमें से गंध आने लगेगा। थॉमस उसकी बात से सहमत होता है और फिर वो टॉबी से बॉडी को ले जाने के लिए कहता है। बॉडी को गाड़ी में डालते वक्त थॉमस नोटिस करता है कि लेसी कुछ औरतों से बात कर रही है। इसे देखकर थॉमस टॉबी से कहता है कि जल्द से जल्द एक दूसरी बॉडी का इंतजाम करो। रूम में आने के बाद विल वापस से उस रिकॉर्डिंग को देखता है और फिर गूगल में उसके आसपास के हॉस्पिटल्स को सर्च करता है। उसे एक हॉस्पिटल मिल जाता है जो उस रिकॉर्डिंग के साथ बिल्कुल मैच करता है। विल फौरन टॉबी से उसका ट्रक लेकर उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो उस रिकॉर्डिंग को फॉलो करते हुए जाने लगता है, लेकिन जाते जाते एक जगह उसके सामने दीवार आ जाता है। वहाँ काम कर रहे एक आदमी से पूछने पर उसे पता चलता है कि 10 साल पहले हॉस्पिटल को रिमॉडलिंग किया गया और हॉलवे को हटा दिया गया। विल वापस आ जाता है और मीटिंग में चला जाता है। मीटिंग में थॉमस लेसी को मंच पर बुलाता है और पूछता है कि उसने क्यों लोगों के साथ उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की बात की। लेसी कहती है कि उसने सिर्फ एक ही इंसान को कहा था, ये बात उसके मुंह से गलती से निकल गया, और ये कहकर वो थॉमस से माफी मांगने लगता है। पर थॉमस उसकी बात नहीं मानता और उसे तुरंत अपना सामान लेकर वहां से जाने के लिए कहता है। मीटिंग के बाद थॉमस और विल के बीच उसकी माँ को लेकर बहस हो जाता है, जिसमें विल कहता है कि आप भले ही ये ढोंग कर सकते हैं कि माँ कभी थी ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी करूँ। वो वहां से आयला के पास जाता है और उसे लेकर वापस उसी हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो आयला को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसे देखकर आयला पूछती है क्या यही आफ्टर लाइफ है। विल कहता है हम उसी पार्किंग लॉट में हैं जो इस रिकॉर्डिंग में है, तो ये कैसे आफ्टर लाइफ हो सकता है। मुझे लगता है कि डैड ने एक ऐसा मशीन बनाया है जो मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। ये पैट फिलिप्स की मेमोरी है। वो दोनों चुपके से हॉस्पिटल में घुसता है, जहाँ आयला के पूछने पर विल कहता है अगर उस रिकॉर्डिंग में जो है वो अगर रियल लाइफ में भी हुआ है तो हमें पता लगाना है कि कब। वो दोनों रिकॉर्ड रूम में जाता है और 10 साल पहले के रिकॉर्ड्स को छानबीन करने पर उन्हें पैट फिलिप्स के पिता कॉनर फिलिप्स का फाइल मिलता है, जिसका 13 साल पहले इसी हॉस्पिटल में मौत हो गया था। आयला कहती है तो इसका मतलब ये बस मेमोरी रिकॉर्ड करता है। रात के दौरान विल और टॉबी बात कर रहा होता है, जहां टॉबी कहता है कि साबित करना कि आफ्टर लाइफ मौजूद है इसने डैड की खुद की ही जिंदगी खराब कर दी। विल कहता है हाँ, और सबकी भी। टॉबी कहता है कि डैड का कोई इरादा नहीं है उस मशीन में हुए रिकॉर्ड्स को दुनिया के साथ शेयर करने में। विल कहता है तो फिर वो ये क्यों कर रहा है, आखिर इसका क्या पॉइंट है। इस पर टॉबी कहता है माँ ने खुद को मार डाला, और जब तुम देखो कि डैड ने अपनी पूरी लाइफ क्या करने में बिता दिया, और जब तुम ये देखो कि कैसे मॉम ने खुद को मार डाला, तुम्हें क्या लगता है डैड को कैसे अपनी गलती पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि डैड को जानना है कि वो कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी। ये कहने के बाद टॉबी चला जाता है। इधर आयला रूम में उस रिकॉर्डिंग को देख रही होती है और जब विल आता है वो कहती है कि ये कोई मेमोरी नहीं है। वो रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए कहती है कि इसमें जो टैटू है वो अलग है, क्योंकि लैब में मैंने देखा था कि पैट के हाथ में कोई लाइट हाउस नहीं बल्कि एक लहर का टैटू था। विल ये मेमोरी नहीं कुछ और है। विल कहता है कि सच्चाई का पता तो हमें पैट के घर जाकर ही मिलेगा। अगले दिन वो दोनों पैट के घर जाने के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में विल एक जगह रुकता है और कहता है कि यही वो बीच है जिसे मैंने बचपन में देखा था। मैं यहाँ बचपन से आया करता था। उस दिन भी जब मैंने तुम्हें पानी में जाते देखा, मैं इसीलिए आया था। वो दोनों कुछ देर के लिए जाकर रेत में बैठता है, जहाँ आयला अपनी कहानी सुनाती है कि मेरा एक बेटा था और वो 5 साल का था। उस दिन मुझे नींद आ गई सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और जब मैं जगी वो जा चुका था। विल उसके करीब आता है और आयला उसके बाहों में सर रख कर कहती है कि मुझे लग रही थी कि मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए था, पर शायद मैं गलत थी। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो जाकर फिलिप्स के घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर एक लड़की से मिलने पर उन्हें लगता है कि शायद फिलिप्स का परिवार कहीं चला गया होगा। वो लोग जाने लगता है कि तभी पीछे से एक औरत आती है। ये वही औरत होती है जिसे उन लोगों ने उस रिकॉर्डिंग में देखा था। उनके बातों से हमें पता चलता है कि वो औरत फिलिप्स की बहन जेनिस है। विल अपने को फिलिप्स का दोस्त बताता है और उसके बारे में पूछने लगता है। जेनिस उन्हें बताती है कि फिलिप्स एक नकारा इंसान था और उसने जेनिस को उनके मरते हुए पिता के साथ अकेला छोड़कर चला गया। विल पूछता है क्या आखिरी बार आपने फिलिप्स को तब देखा था जब वो आपके डैड से मिलने हॉस्पिटल गया था। इस पर जेनिस कहती है पता नहीं उसने तुम लोगों को क्या पाठ पढ़ाया है, पर वो कभी भी डैड से मिलने हॉस्पिटल नहीं आया। अगर उसने ऐसा कहा है तो ये झूठ है। उसने बस फोन में कहा था कि वो मिलने आएगा, पर वो कभी भी आया नहीं। विल के पूछने पर जेनिस अपने हाथ के टैटू को दिखाते हुए ये कहती है कि हम दोनों ने सेम टैटू बनवाया था। उस वक्त हम बहुत करीब थे। वो दोनों वापस आ जाता है और बातचीत करने के दौरान विल कहता है कि हम लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और मुझे नहीं पता कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि किसी और जगह ये अलग होगा। पहले हमें यहीं पर ये
सीखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आयला नीचे आती है और फिर वो दोनों किस करने लगता है। उसी वक्त टॉबी आ जाता है और कहता है कि डैड ने खुद को डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया है। वो साबित करना चाहता है कि ये काम कर रहा है। आयला कहती है कि हमें उन्हें ये बताना होगा कि ये काम करता है। टॉबी कहता है क्या? वो लोग फौरन लैब में जाता है जहाँ देखता है कि मॉनिटर में थॉमस का रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है। वो लोग देखता है कि उसकी माँ डैड को डिनर के लिए बुलाने आती है, पर थॉमस उसे टाल देता है ये कहकर कि उसे काम को खत्म करना है। माँ ऊपर जा रही हूँ ऐसा कहकर चली जाती है। थॉमस उठता है और जाकर देखता है कि डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं है। फिर वो सीढ़ी में उनकी माँ को देखकर उसे रोकता है और कहता है कि काम बाद में भी हो सकता है, चलो पहले डिनर कर लेते हैं। ये सुनकर उनकी माँ नीचे आ जाती है। इधर कूपर कहता है कि हमें फौरन उसे जिंदा करना होगा, नहीं तो हम उसे खो देंगे। और फिर वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वापस ले आता है। थॉमस उस रिकॉर्डिंग को देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि मैंने उसे देखा था, पर मैं अपनी कुर्सी से नहीं उठा और ना ही उसे सीढ़ी में रोका था और वो नहाने चली गई थी। विल कहता है हाँ, और पैट फिलिप्स के रिकॉर्डिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। थॉमस कहता है मैंने हमेशा कहा था कि आफ्टर लाइफ किसी दूसरे आयाम और किसी दूसरे जगह है, पर शायद ये दूसरे आयाम में है, पर इसी जगह पर है। टॉबी पूछता है एक ऑल्टरनेट रियलिटी में? थॉमस कहता है नहीं, हमारी ही रियलिटी में, बस अलग अलग विकल्पों के साथ। ट्रक से बाहर निकलकर मरते हुए माँ बाप से मिलने जाना, अलग अलग टैटू होना, किसी को सीढ़ी में रोककर उसे मरने से रोकना। जब हम मरते हैं तो शायद हम अपनी ही लाइफ के एक दूसरे वर्जन में चले जाते हैं, एक सेकंड चांस। विल कहता है फिर तो हमें कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि अगली बार हम उसे बदल सकेंगे। इसे सुनकर टॉबी कहता है अगर जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो अगर ये बात लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? थॉमस कहता है हमें अभी का भी मशीन को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चल गया तो सभी लोग अपनी गलती सुधारने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सुसाइड करने लग जाएगा। वो लोग जाकर मशीन को खोलने लगता है। तभी कूपर आता है और कहता है कि बाहर सभी लोग जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। सभी बाहर जाता है और थॉमस कुछ कह ही रहा होता है कि तभी एक गोली चल जाता है। वो लोग देखते हैं कि लेसी के हाथ में एक गन है। थॉमस आगे आकर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, मैं गलत था। लेसी कहती है मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस उसे स्थानांतरित किया है। और हम देखते हैं कि वो गोली आयला को लगी है। वो गिर जाती है और विल की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। लेसी गन को फेंक देती है और टॉबी उसे ले जाता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में रूम के बाहर थॉमस टॉबी से बात करता है कि हमें उसे अभी अकेला छोड़ देना चाहिए, तुम डिनर के बाद आकर उसे चेक करना और फिर रात में हम मशीन को डिस्ट्रॉय करेंगे। विल ये सब सुन रहा होता है और फिर चुपके से वो लैब में जाकर मशीन को वापस कनेक्ट करता है और खुद को उससे जोड़ लेता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में विल वापस से उसी बोट में होता है। इधर थॉमस और टॉबी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि मॉनिटर में रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है। विल अंदर जाता है और इस बार उसे चीजें याद रहता है। वो जाकर टीवी को बंद करता है और आयला के पास जाकर कहता है कि मुझे इस बार इसे रोकना होगा। आयला उसे बैठने के लिए कहती है और कहती है कि ये बस तुम्हारी एक मेमोरी है। विल को कुछ समझ नहीं आता और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। आयला कहती है कि तुम इससे पहले कभी भी मुझे सुसाइड करने से नहीं रोक पाए थे, सिर्फ इसी लाइफ में तुम मुझे बचा सके। विल कहता है क्या मतलब इसी लाइफ में? आयला कहती है तुम एक मेमोरी लूप में जी रहे हो, तुम्हारी शुरुआत हमेशा इस बोट से होता है। सबसे पहली बार तुम मेरे साथ बोट से उतरे ही नहीं। अगले दिन तुमने एक न्यूज में पढ़ा कि एक औरत आयला पानी में डूब गई। तुम चले गए और अपनी लाइफ जीने लगे, पर एक सोच कि तुम कुछ कर सकते थे वो कभी नहीं गया। तुम डिप्रेस हो गए और एक दिन सबकी तरह तुमने भी सुसाइड कर लिया और फिर तुम वापस से इस बोट में आ गए। विल पूछता है मैं कितनी बार मरा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे लाइफ के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। आयला कहती है कोई भी उसे डायरेक्टली याद नहीं कर सकता, बस कभी कभी कुछ मेमोरीज हमारे सामने आ जाता है। विल पूछता है मुझे क्या बदलना होगा इस लूप से बाहर निकलने के लिए? आयला कहती है तुमने ये पहले ही कर दिया। तुम इस बोट पर आते थे क्योंकि तुम मुझे बचाना चाहते थे, जो कि तुमने कर दिया, मुझे डूबने से बचा लिया। मरने के बाद हम उस पॉइंट पर चले जाते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। तभी विल को लैब की बातें सुनाई देने लगता है, जहां टॉबी और थॉमस उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करने लगता है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में विल एक बीच में होता है और फिर वो किनारे से चलने लगता है। वो कुछ खोया खोया सा रहता है। तभी वो देखता है कि एक बच्चा बाल्टी लेकर पानी की तरफ जा रहा है। वो जाकर उसे पकड़ता है और पानी से बाहर ले आता है।
तभी आयला उसे खोजते हुए आती है और उसे विल के गोद से लेकर उसे थैंक यू कहती है और फिर चलने लगती है। विल भी जाने लगता है पर कुछ कदम चलने के बाद उसे कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़ता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।